कवर अप कर लेते हैं, फिर बाद में मैं नोट्स एक बार रिकैप करा दूंगी आप लोगों को, यस है ना? चलेगा। देखो सबसे पहले एक चीज आप लोगों को क्लैरिटी ये बना के रखनी है कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। हमने इससे पहले वाला चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीज से बनी होती है? लिपिड से बनी होती है और लिपिड्स एंड प्रोटीन से प्रोटीन। बनी होती है ना? और लिपिड हमारी बॉडी के अंदर देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन आवर लिविंग सिस्टम, एक लिविंग बॉडी के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। तो आप खुद बताओ हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? द फर्स्ट वन प्रोटीन, सेकेंड वी हैव लिपिड, इसके अलावा हमारी बॉडी में डीएनए पाया जाता है, और इसके अलावा प्लांट्स की बात प्लांट्स की बात करेंगे उनके अंदर स्टार्च पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एक केमिकल कंपाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली। तो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में शुगर्स ग्लूकोज वगैरह, और प्लांट की बात करेंगे उसके पास स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, सिर्फ यही तो चीजें होती हैं, और डीएनए आरएनए होता है, और एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में। क्या इसके अलावा और कुछ कंपोनेंट होता है? ग्लाइकोजन भी तो होता है ना ह्यूमन बॉडी में। ग्लाइकोजन होता है, एग्जैक्टली हमारा फूड जो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वाटर होता है हमारी बॉडी में, और भी इसके अलावा और भी, जैसे हम जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं वो भी केमिकल कंपाउंड है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम सारे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उन बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, कैसे उन बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ इतना बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा जाता है। इसके अंदर आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी एक बार ओपन करके देखेंगे ना, ठीक है? तो इसमें कुछ टेबल्स दी हुई हैं जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चों को आती है, तो मैं आप लोगों को टेबल से यहाँ पे स्टार्ट करा रही हूँ। सबसे पहले ये टेबल आप लोगों को याद करनी है। एनसीईआरटी बुक खोलो एंड इस टेबल को हाईलाइट कर दो। हमारे पास एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तक सिर्फ आपको याद रखना है। इस टेबल में हमको बता रहे हैं कि भाई हमारी अर्थ में ये कंपाउंड कितने परसेंट पाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर इसका कितना अमाउंट है। जैसे आप हाइड्रोजन को देख रहे हो, अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है? 0.14, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 0.5 है। कार्बन का अमाउंट 0.03 अर्थ क्रस्ट में, और ह्यूमन बॉडी के अंदर 18.5 है, क्योंकि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कार्बन से मिलके बना होगा, ग्लाइकोजन है उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होगा, मोस्टली जगह पे कार्बन प्रेजेंट आपको मिलेगा। ऑक्सीजन है अर्थ क्रस्ट में 46.6%, जबकि ह्यूमन बॉडी में 65% होगी। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम अमाउंट में होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में 3.3% होती है। तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो रही है कि जरूरी नहीं है कि जितना अमाउंट हमारे अर्थ में प्रेजेंट है सेम ही अमाउंट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है ना। देखो अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में ह्यूमन बॉडी वाला कितना ज्यादा वेरी कर रहा है। तो आप लोगों से यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे कार्बन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट में कितना होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है। कर लोगे ये वाला टेबल? यस मैम। मैम सबको लर्न याद हो कर जाएगा? क्या क्या? मैम लर्न करना है। हाँ लर्न करना है बेटा, तभी तो बता रही हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स नीट के लिए भी करना है एज वेल एज बोर्ड एग्जाम के लिए करना है। बोर्ड एग्जाम में भी मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता दूंगी कि बेटा ये क्वेश्चन आएगा, ये मतलब बोर्ड तो है नहीं, स्कूल एग्जाम्स है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बता दूंगी कि ये क्वेश्चन आएगा और वही आपको एग्जाम में मिलेगा। और नीट के लिए तो बहुत स्पेसिफिक रहता है, सिलेक्टेड 4 से 5 टॉपिक्स हैं, वो छोटे छोटे उन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस वाले चैप्टर की तो आप लोगों को टेंशन लेनी ही नहीं है, इस चैप्टर में कुछ नहीं आता हमको। सेकेंड टेबल, ये हम लोगों को कंपाउंड सारे याद रहते हैं, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें, जैसे लास्ट क्लास में तनिष्का ने बोला था मैम हमें टेबल्स याद नहीं होते, आज टेबल्स याद कराऊंगी आप लोगों को मैं।
लर्न करेंगे बहुत सारी चीजें हम लोग। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये वाला जो पेज है ना, इस वाले पेज पे इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि अगर बायोमोलिक्यूल से, देखो सिंपली बता रही हूँ, अगर बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन इस वाले पेज से मिलेगा, डायरेक्टली एक क्वेश्चन इस पेज से मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को शुगर्स दी हुई है, ये वाली चेन आप लोगों को बनानी आती है नहीं आती है? नो मैम। शुगर राइबोस, चलो चेन नहीं आती बनानी। अमाइनो एसिड्स याद करने हैं आप लोगों को, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, सिर्फ 3 अमाइनो एसिड याद करो। क्वेश्चन कैसे आएगा, स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड। एक चेन आप इसमें सिमिलर देख रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे, कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है COOH, NH2 एंड H, ये तीनों में कॉमन है यस मैम। है ना? देखो इसीलिए हम इसको अमाइनो एसिड बोला है। अमाइनो का मतलब होता है NH2 ग्रुप, और एसिड का अमाइन ग्रुप। मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, COH ग्रुप। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। हमेशा एक वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। एक बॉन्ड से COH होगा, एक से NH2 होगा, और एक ग्रुप वेरिएबल होगा। अब देख लो ना, अगर मैंने एक ग्रुप की जगह H लगा दिया तो ग्लाइसिन बन गया, उसकी जगह पे CH3 लगा दिया, एलिनिन बन गया। एनी डाउट मुस्कान? नो मैम। इसकी जगह पे CH2OH लगा दिया तो हमारे पास सेरीन बन गया। इसकी जगह पे कुछ और ग्रुप लगा देंगे तो कोई दूसरा अमाइनो एसिड बन जाएगा। तो अमाइनो एसिड के अंदर जो वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिल रही है, वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फोर्थ वन ग्रुप मिल रही है, नहीं मिल रही है? जितने अलग अलग टाइप के हम यहाँ पे फोर्थ ग्रुप अटैच करते जाएंगे, उतने ही अलग अलग टाइप के मेरे अमाइनो एसिड बनते जाएंगे। यस मैम। राइट दिशा, समझ आ रहा है मुस्कान, मानवी? यस मैम। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया आप लोगों का। नेक्स्ट याद करो, पाल्मिटिक एसिड की स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखने। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट इन पाल्मिटिक एसिड। अब एसिड नाम आ गया तो मतलब COH होगा, और P4 पाल्मिटिक एसिड, और P4 15, 15 मतलब 15 कार्बन। काउंट कर लो कितनी है, 14 और एक 1 15, 16 कार्बन। 15 कार्बन है। किसको, COH के अंदर भी तो एक और कार्बन है, उसको ऐड नहीं किया ना हमने, यस मैम। फिर उसकी कार्बन को छोड़ के, एक्सेप्ट COH। क्वेश्चन 2 टाइप से कोड होके आता है यहाँ पे। एक आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन फाउंड इन पाल्मिटिक एसिड एक्सक्लूड COH ग्रुप, COH ग्रुप को एक्सक्लूड करके, तो कितनी कार्बन है? 15 कार्बन। 15। इफ दे आर सेइंग इंक्लूड COH ग्रुप, 16 कार्बन। 16 कार्बन। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर देख लो क्या होती है, CH2OH, CHOH, CH2H, डायरेक्टली याद कर लेना इस स्ट्रक्चर को सिंपल तरीके से। ट्राइग्लिसराइड्स आपको याद रखना है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड बनाने सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये जो ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर को इससे रिलेट करो। देखो CH2O है, H वाले ग्रुप को हटा के हमने क्या लगवा दिया, कौन सा ग्रुप लगाया है ये? कीटोन ग्रुप। कीटोन। कीटोन ग्रुप लगवा दिया। H को हटाया ना, RCOH, यहाँ पे एक H होगा, कीटोन लगवा दिया। यहां से भी H को हटाया, देखो इस H को हटाया तो CHO यहाँ पे ऐड कर दिया, COR ग्रुप। यहां से हमने इस H को हटाया और यहाँ पे तो ये मेरे पास क्या बन गया, दिस इज ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल के अंदर तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटाया, वहां पे एक ग्रुप ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास क्या बन गए, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। अगर मैं सिर्फ 2 ग्रुप हटाती तो होता डाइग्लिसराइड, एक ग्रुप हटाती तो मोनोग्लिसराइड। यस नंदनी? नंदनी कोई डाउट है बेटा? मैम, हाँ जी। मैम जैसे हमारा डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में, आई थिंक होता है, तो एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो ऐसे ही रिप्लेस होता है ये। ऐसे ही रिप्लेस होता है एग्जैक्टली। फैटी एसिड्स को हटाते चले जाते हैं वहां से,
फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है ना फैट आगे जाके, यस मैम। है ना, तो ऐसे ही रिप्लेस होता है वहां से, बॉन्ड्स ब्रेक कराता है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल में कन्वर्ट करना, तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके बॉन्ड ब्रेक करके। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का बिल्कुल एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले वो उसको प्रोटियोसिस पेप्टोन में, फिर उसको डाइपेप्टाइड में ब्रेक करेंगे, और डाइपेप्टाइड से अमाइनो एसिड में ब्रेक कर देता है। यस मैम। ये होता है, तो ये याद रखना है ट्राइग्लिसराइड वाला। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आई हैव ग्लिसरॉल, तो उसके अंदर मैंने 3 यहाँ पे ग्रुप्स ऐड करा दिए, तो क्या बनेगा, ट्राइग्लिसराइड, 2 ऐड कराए मोनोग्लिसराइड, 1 ऐड कराया तो 1 ऐड कराया मोनो, 2 कराए डाई, 3 कराए ट्राई। ट्राई से ज्यादा तो नहीं हो सकते, नो मैम। क्योंकि इससे ज्यादा हाइड्रोजन ही नहीं है। नेक्स्ट वी हैव फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखनी है। इसमें पता है क्वेश्चन कैसे पूछा, देखो सिंपल है, ये भी बिल्कुल सेम है, इसी से रिलेट करना, बस फोस्फोग्लिसराइड में इन्होंने बीच में क्या कर दिया, ये फोस्फेट वाला ग्रुप ऐड कर दिया, और इसके साथ साथ जो ये आर है ना, इस आर को रिप्लेस कर दिया, मतलब ये थर्ड वाला ग्रुप को रिप्लेस कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा। सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इस चेन को यहाँ से हटा के यहाँ पे ये आर लगा देते हैं ऐसे, या एबीसी लिख देते हैं, और आपसे पूछ लेते हैं क्या है, टर्शरी मिथाइल है ना ये, टर्शरी मिथाइल, NH3 ग्रुप होगा, NH3 के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, CH3 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 से। मैम ये POH कैसे लगा है? ये फोस्फेट ग्रुप लगा दिया बेटा इन्होंने, सिर्फ स्ट्रक्चर आप अभी याद रखो, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऐड करा दिया, एंड दिस इज नोन एज फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड कहाँ देखने के लिए मिलता है, मैम हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोस्फोलिपिड था ना, उसके एक हेड वाला पार्ट था, एक चेन वाला पार्ट था, टेल, हेड और टेल। यस मैम। ये जो नीचे वाला पार्ट है फोस्फेट वाला, ये टेल वाला पार्ट है। यस मैम। ठीक है, तो अब डायरेक्टली स्ट्रक्चर तो बनवाएंगे नहीं आपसे, और अगर स्ट्रक्चर बनवा भी ले तो एक दो बार हम स्ट्रक्चर को अगर अपने हैंड से ड्रॉ करके देख लेंगे, तो हमको बहुत आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में। और अगर हमसे एग्जाम में एक स्ट्रक्चर दे के हमसे नाम पूछ ले, तो हम इसका नाम भी बता देंगे आसानी से, कर सकते हैं ना। मैम सेम यहाँ पे मैम यहाँ पे H को हटा के फॉस्फेट ग्रुप लगाया और R3 को हटा के अमाइन लगाया। नहीं, इन्होंने पूरा ग्रुप हटाया हुआ, पूरा एच को हटा के एक नया ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया है, ये पूरा का पूरा खुद देखो ना, वहां पे O C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कहीं नहीं है, यस मैम। कीटोनिक ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे, पूरी एक टेल चेंज कर दी इन्होंने इसकी। नूर सबा समझ आ रहा है, यस मैम। क्रैमिंग वाली चीजें करा रही हूँ मैं आज आप लोगों की, कुछ लिखवा नहीं रही हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ चैप्टर को थोड़ा आप लोगों का जो देखने का नजरिया है ना, इसको थोड़ा डिफिकल्ट वाला, उसको चेंज करा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल से हमारे जितने भी टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, सब इसी से बने होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, और आपको पता है कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर भी इकट्ठा हो जाता है। यस मैम। कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखनी है, एक बार देख लेना बस स्ट्रक्चर का अच्छे से, कहीं पे डबल बॉन्ड देखने के लिए मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, वैसे क्वेश्चन इसके ऊपर कभी नहीं आया है, क्वेश्चन आया है अमाइनो एसिड पे या पाल्मिटिक एसिड पे क्वेश्चन आया है यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास है एडेनिन यूरासिल, मतलब 2 चीजें, हम DNA के बारे में जब पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा। कल हमारी क्लास है ना आप लोगों के साथ, सैटरडे में क्लास होती है ना, सैटरडे आप लोगों का स्कूल का छुट्टी है क्या, यस मैम। यस मैम। यस मैम। सबकी छुट्टी है, यस मैम। यस मैम। कल हम एक मॉर्निंग में क्लास रख लें, यस यस मैम। मैम। यस मैम। हैंड रेज करके मेरे को एक बार बताओ कौन कौन एग्री है, ऐसा ना हो कि मैं मॉर्निंग में क्लास रख लूं और फिर मैम आप आप लोग 8 आए। बजे या 9 बजे रख लेना। हाँ, क्योंकि अभी आप 9 लोग देख लो ना, से पहले मैं ले लेना पर। मैम लिख 12 नहीं रही, मैं कुछ लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा जो लिखने का वो स्टाइलस था ना, वो खराब हो गया आज, इसलिए आई थॉट कि भाई क्लास ना लेने से बेटर है कि कुछ ना कुछ याद ही करा दूं, ऐसे भी मजा आ रहा है ना क्लास में, बोर तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कर नहीं रहे हम लोग। नो मैम।
मॉर्निंग तक वो रिपेयर होके आ जाएगा मेरे पास, तो मॉर्निंग में वो आराम से कल क्लास लोगे मॉर्निंग में? हाँ कल हम मॉर्निंग में क्लास रख लेते हैं। मैम अगर मॉर्निंग में टाइमिंग क्या रहेगी? मॉर्निंग का टाइमिंग आप लोग सबके सब नी 2025 वाले ग्रुप में ऐड हो ना? यस मैम। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ मेरा टाइम टेबल। अगर हम मॉर्निंग में फिर क्लास लेंगे तो एटलीस्ट 2-2.5 घंटे की क्लास लेंगे। ओके मैम। 9:40 से पहले लेना। मैं 9:40 से पहले फिनिश कर दूं। मैम 12 मेरी o'clock। क्लास है। फुल क्लास फुल वाली 11 से पहले। ठीक है 8:30 बजे के अराउंड लेती हूँ मैं आपकी क्लास। ओके मैम। ओके मैम। 8:30 स्टार्ट कर लेंगे, 10 बजे तक फिनिश कर देंगे। यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम, बिल्कुल भी मैम नहीं। मैं नहीं ले पाऊंगी। नो सबा एनी पर्टिकुलर रीजन बेटा? बेटा आज संडे टेस्ट है। मैम हमें साइंस का मॉडल बनाना है इसलिए नहीं ले पाएंगे। तो बेटा मॉडल बनाने के लिए पूरा दिन पड़ा है ना, सुबह 2 घंटे आ जाना क्लास में। वैसे भी क्लास नहीं होगी तो कौन सा इतना जल्दी सो के उठोगे आप? संडे को मुझे घर जाना है मॉर्निंग में। क्या बेटा? टेस्ट है। इस संडे आप लोगों के पास सिलेबस नहीं आया क्या? नो मैम। बेटा ऐसे कैसे हो गया? रुको मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। मैम इस उसमें नहीं लिखा। मैम आप इस संडे क्लास लोगे क्या? इस संडे का बेटा 12th वाले एक्चुअली ना, आप लोगों के जैसे आप लोगों का रिवीजन क्लास चल रहा है ना, ऐसे 12th वालों को भी चल रहा है, तो उनकी भी डिमांड चल रही है मैम रिवीजन क्लास लो। तो विल सी कि दोनों का मैनेज हो पाएगा ना, या अगर दोनों के अगर कुछ कॉमन चैप्टर, वैसे कॉमन चैप्टर्स तो मुझे नहीं लगता है। एक सेकेंड, इस संडे का मैं आपको पहले इस संडे का सिलेबस बता देती हूँ। 22 अक्टूबर 29 नहीं, आपका इस संडे टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट। मैम आप एक्स्ट्रा क्लास कल ले रहे हो या फिर परसों? कल ले लें यस एक्स्ट्रा, मैम कल ही सही है। छुट्टी है ना आप लोगों का। कल ठीक है। कल ठीक है, और अगर हमें लगा कल चैप्टर नहीं हुआ तो परसों भी ले लेंगे। मैम परसों मत लेना। मत लेना परसों। चलो ठीक है, परसों नहीं लेंगे, कल ले लेंगे। कल फिर हम मॉर्निंग की ही क्लास लेंगे, कल हम इवनिंग में फिर क्लास नहीं लेंगे। ओके मैम। चलो तो देखो, अब याद करो मेरे साथ, डीएनए है। डीएनए के अंदर हमने दो टर्म्स पढ़ी है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है जिसके अंदर डीएनए कितनी चीजों से मिलके बना होता है? डीएनए 3 चीजों से मिलके बना होता है। एक शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। रिपीट करो मेरे साथ। डीएनए के अंदर शुगर होता है। डीएनए की फुल फॉर्म बताओ अच्छा पहले मुझे। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो का मतलब है उसके अंदर एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है। न्यूक्लिक का मतलब है उसके अंदर एक नाइट्रोजिनस बेस है। एसिड का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक नेचर देता है उसको, फॉस्फोरिक एसिड। 3 चीजें हो गई, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। अगर मैंने इसके अंदर से फॉस्फेट ग्रुप निकाल दिया तो तब मैं इसको बोलूंगी न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फेट टी हटाया है तो सिर्फ शुगर बच गया और नाइट्रोजनस बेस बच गया, तो NS वाला नाम न्यूक्लियोसाइड। और अगर मैंने फॉस्फेट भी लगा दिया, टी वाला नाम आ गया, तो तब हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में देखो ये रहा, ये मेरे पास एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस, ये मेरे पास शुगर, और ये मेरे पास फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं बहुत। न्यूक्लियोटाइड शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड शुगर, नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ 2 चीजें। डन। मैम ये वाला थोड़ा कम समझ आया। ये कम समझ आया है इसके लिए, क्योंकि थोड़ा ना लिख के ही मेरे को समझाना पड़ेगा। डोंट वरी, इसको कल बताऊंगी। अब एक नेक्स्ट टेबल पे आ जाओ आप लोग। याद करने वाली चीजें करा रही हूँ ना मैं आज आप लोगों को भी। इस पे आओ। ये वाली जो टेबल है ना बच्चों, इस वाली टेबल से भी बहुत क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं। इसको टेबल को क्रैम तो देखो हम लोगों को करना ही पड़ेगा।
एक साइड इन्होंने पिगमेंट्स के नाम मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम दिए हुए हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो नेचुरली किसी फॉर्म में नहीं पाए जाते, दो कोई कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट जो नेचुरली उसी फॉर्म में पाए जाते हैं, दो प्राइमरी मेटाबोलाइट को कंबाइन करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है, ये याद रखना है। ठीक है, याद करो पिगमेंट्स क्या होता है, हमने उसमें पढ़ा है फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, कैरोटीन, एंथोसायनिन, दोनों के दोनों पिगमेंट्स है या नहीं है। तो आप लोगों से एक साइड कैरोटिनॉइड एंथोसायनिन लिख के दे देंगे और मैच द फॉलोइंग में इधर कुछ कुछ लिख के दे देंगे, तो आपको पहचानना है कैरोटिनॉइड एंथोसायनिन क्या है, पिगमेंट है। पहचान लोगे फर्स्ट वाला। यस मैम। सेकेंड, अनम मैम ने मुझे कहा था क्या, नहीं नंदनी कुछ नहीं बोला बेटा। नेक्स्ट है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स होते हैं मॉर्फिन, मतलब होता है ना जैसे वो उसको ड्रग्स वगैरह होती हैं जो आपका डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को दी जाती है, या फिर एथलीट्स वगैरह या फिर एडल्ट्स जो यूज करता है, मॉर्फिन और कोडीन, दीज आर द ड्रग्स। मतलब ड्रग्स दूसरे वाली टाइप की, एल्कलॉइड्स है। मतलब अल्कोहल, अल्कोहल क्या काम करता है, हैंगओवर कराता है, आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है या फिर उसको सप्रेस करने का काम करता है। अल्कोहल का ये तो काम होता है ना, अल्कोहल पी के इंडिविजुअल अजीबो गरीब तरीके से बिहेव करता है, अपने सेंसेस में नहीं होता, तो ये भी हमारे पास एल्कोलॉइड्स है। उसको अल्कोहल बोल देता है क्योंकि वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इसलिए इनको एल्कोलॉइड्स बोल दिया जाता है। मॉर्फिन और कोडीन, मॉर्फिन मतलब चरस गांजा वगैरह, याद रहेगा ये भी। एल्कोलॉइड्स क्या होता है, चरस गांजा, हैंगओवर का ही तो काम करता है। सेकंड है हमारे, थर्ड है हमारे पास टर्पिनोइड। अब टर्पीन वाला तो याद रहेगा, मोनोटर्पीन, डाइटर्पीन, नाम के बाद में टर्पीन टर्पीन है, इसको तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोगों को। नेक्स्ट एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल मतलब लेमन ग्रास ऑयल, तो ये ऑयल है, ये भी हम लोगों को याद रह जाएगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आएगा, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कोई और ऑयल का नाम दे दे, नहीं देंगे, डायरेक्टली एनसीईआरटी से देंगे। टॉक्सिन क्या होता है, टॉक्सिन जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, टॉक्सिन्स आपको याद रखना है, एब्रिन एंड रिसिन, दीज आर द टॉक्सिक केमिकल्स जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। लेक्टीन्स याद रखना है आपको, कॉन्केवलिन ए, ये याद करने पड़ेंगे, टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन, लेक्टिन, कॉन्केनेवलिन ए। ड्रग्स आप लोगों को याद रहेगा, विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, इनकी टेबलेट्स भी आती हैं। विनब्लास्टिन, कुरकुमिन एंटीबैक्टीरियल होती हैं ये। पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमर से क्या बनता है, रबर, गम, सेलुलोज, ये सब बनता है। रिकैप कर लो एक बार जल्दी से सबके सब एंड ट्राई करो क्लास में ही आपको ये चीजें याद हो जाए। जब आप पीवाईक्यू करो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैम ने हम लोगों को 50% तो याद करा ही दिया चैप्टर से चीजें। मैम ये वाली जो ड्रग होती है बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं करती? कौन सी? हमें जो ड्रग दी हुई है। नहीं बेटा, ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं यूज करती हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज की जाती है। हो गया, एक बार फिर से पढ़े। पिगमेंट, कैरोटिनॉइड, एंथोसायनिन, एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एब्रिन, रिसिन, लेक्टिन, कॉन्केवलिन ए। ड्रग में आ गया विनब्लास्टिन, कुरकुमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम्स एंड सेलुलोज। ठीक है, ऑल डन। यस मैम। नेक्स्ट टेबल पे आ जाओ। आज आप लोगों की सारी टेबल्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ो। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, इन्होंने कंपाउंड के नाम दिए हुए हैं और उसकी परसेंटेज बताए हुए सेलुलर मास के अंदर। सेलुलर मास मतलब हमारी सेल के अंदर जो पाया जाता है। वाटर कितने परसेंट पाया जाता है? 70-90%। इसको कभी कभी पीवाईक्यूज में 75% भी लिख के देता है कि 75% पाया जाता है, इन्होंने एवरेज करके दिया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम में 75, 85 ये सब, मैम ये सारी टेबल, हाँ बेटा सारी टेबल याद करनी है जितनी मैं बता रही हूँ, इन सारी टेबल से पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली थी वो तो 101% वाली इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%। अब इसको क्या करना ना, आप लोग स्टिकी नोट्स बनाते हो?
यस मैम। यस मैम। स्टिकी नोट्स पे लिख लेना इनको, टेबल्स को, हमेशा याद रहेंगे। या फिर इन चार्ट पे भी लिख लोगे, जब भी आप चैप्टर रिवाइज करोगे तो ट्राई करना मेजर मेजर पार्ट इसका रिवाइज करके चलना, क्योंकि नीट में कुछ डिफिकल्टी आता है इससे। थोड़ा सा डिफिकल्टी स्कूल एग्जाम में हो जाएगी, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर बनानी आएंगी, और स्ट्रक्चर बनानी मैं आप लोग को सिखाई दूंगी सारी। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी बनती है, उसकी चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सेलुलोज की कैसी होती है, सारी स्ट्रक्चर मैं सिखा दूंगी। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, आयंस कितना होता है, ये याद कर लोगे। नेक्स्ट ये वाली टेबल देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ प्रोटीन्स के नाम दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रोटीन है हमारे पास कोलेजन प्रोटीन, जिसका फंक्शन है, कोलेजन प्रोटीन क्या होता है, हमारे कोलेजन फाइबर्स का नाम सुना है, ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करता है। आप लोगों को याद होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में मैंने शायद आप लोगों को कराया था मैट्रिक्स और कोलेजन, जहाँ पे बोन्स वगैरह के बारे में बताया था। बोन्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, उसमें मैट्रिक्स वाला पार्ट ये है। हाँ याद कुछ कुछ? तनिष्का? यस मैम। कोलेजन फाइबर्स इंटरसेलुलर ग्राउंड सिस्टम, मतलब दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं ये, ऐसे याद रखना। ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो कि डाइजेशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो क्या काम करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है, डायबिटीज। डायबिटीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं होता हमारे पास, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। इंसुलिन का काम है बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलना। ये जब आप लोग ह्यूमन फिजियो में आप पढ़ाओगे ना, तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या काम करते हैं, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं ये। इनका काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से पैथोजन आया, कोई एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि कोई भी इन्फेक्टियस एजेंट समझ, तो ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन गोज कर सकता है, उसके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती है। रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं, रिसेप्टर्स, लेट्स सपोज मैंने कोई चीज टेस्ट करी, तो मेरी टंग के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। अगर मैंने कोई सॉल्टी चीज टेस्ट करी, तो सॉल्टी सब्सटेंस मेरा उस रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, तब जाके मुझे टेस्ट फील होगा। सेम हॉर्मोन्स का ये रिसेप्टर्स वगैरह सब आप लोगों को ह्यूमन फिजियो में समझ आ जाएगा। और ग्लूट4 का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, मतलब सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, रिसेप्टर की तरह रहता है ग्लूट4 भी। ग्लूट4 के ऊपर बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे स्टार्टिंग का पढ़ लेते हैं, एंड तक छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है ग्लूट4 पता नहीं क्या है, हमने तो पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी में। बहुत बार पीवाईक्यू में आया है ग्लूट4। क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में, हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल, क्योंकि सेल को ही तो ग्लूकोज चाहिए ना, ताकि वहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तभी उससे एनर्जी बनेगी। ठीक है, हो गई ये वाली टेबल। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली टेबल लर्न कराई, और उसके सेकेंडरी मेटाबोलाइट के सेकेंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली टेबल है। इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनके कंपोजिशन से। और टेबल नहीं है इसके अंदर, बट और चीज याद कराने की आप लोगों को, ये वाला आ जाओ, एंजाइम्स वाले लर्न करा दूं, बहुत इजी है भी, इसमें लिखने का कुछ रोल नहीं है, बाकी हम कल कर लेंगे फिर। देखो, नाम से आपको पता चल रहा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो मतलब ऑक्सीडेशन, रिडक्टेज मतलब रिडक्शन। और जिस रिडक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चल रहा है, तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यस मैम। तो वो एंजाइम जो ऑक्सीडो रिडक्शन कराएंगे, उन एंजाइम्स को हम बोलेंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर होता है ना, वो एज से आइडेंटिफाई किया जाता है।
कहीं पे भी एंड में ASE लगा हुआ है तो समझ जाना वो क्या है, एंजाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो S रिड्यूस्ड हो रहा है और S डैश ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया, S को ऑक्सीडाइज करा दिया और ऑक्सीडेशन वाले का रिडक्शन करा दिया। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज नाम से पता चल रहा है, ट्रांसफरेज एंजाइम है एक, Yes, ma'am. है ना। Transfer. क्या काम करता है, एक ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है। इक्वेशन से समझो, S और G, S एक सबस्ट्रेट है, उससे G एक ग्रुप अटैच है, S एक सबस्ट्रेट है, उससे G एक ग्रुप अटैच है, प्लस एक दूसरा सबस्ट्रेट मैंने ले लिया। तो क्या कर दिया इसने, ये जो G सबस्ट्रेट है ना, इस वाले पहले वाले सबस्ट्रेट से हटा के दूसरे वाले के साथ अटैच हो गया। देखो ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, नहीं कर दिया। Yes, ma'am. G था, S प्लस S डैश G हो गया, हुआ ना ग्रुप। तो एंजाइम का नाम देखो इसी अकॉर्डिंग, यहाँ पे एंजाइम्स का नाम सबसे पहले एज लगाते हैं एंड में, एंड एंजाइम्स का नाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस रखा गया है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करे। अगर वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, या फिर डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। और जिसमें जाके हाइड्रोजन ऐड होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसमें जाके ऐड होगा उसका रिडक्शन। पड़ा होगा ना, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Yes, ma'am. हाइड्रोलेज एंजाइम देखो क्या करता है, हाइड्रोलेज एंजाइम ये क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ईथर हो, पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसिड हो, कोई भी बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। लाइएज का काम क्या होता है, लाइएज भी बॉन्ड ब्रेक कराता है, लेकिन बॉन्ड ब्रेक करा के आप एक चीज देखो, इक्वेशन को देखो ध्यान से, एक्स और वाई के कार्बन के साथ बॉन्ड है, उन बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कराया। देखो एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड बनवा दिया इन्होंने, और कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई थी, वहां पे डबल बॉन्ड बनवा दिया। रिमूवल ऑफ ग्रुप करते हैं सबस्ट्रेट से, बट वहां पे क्या छोड़ देते हैं, एक डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोलेज और लाइएज डिफरेंस है दोनों में। हाइड्रोलेज सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कराएगा, हाइड्रोलाइसिस कराएगा, लेकिन लाइएज ग्रुप को रिमूव करेगा एज वेल एज डबल बॉन्ड छोड़ेगा जहां से ग्रुप को रिमूव करेगा। ठीक है, बताना कहाँ पे ये डबल बॉन्ड छोड़ेगा। देखो ना यहाँ पे क्या किया इसने, ये बॉन्ड को ब्रेक कराया एक्स और वाई वाले, तो यहाँ पे मेरे पास कार्बन और एक कार्बन बच गया है, इनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड छोड़ दिया ना इसने, पहले सिंगल बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड हो गया। और एक्स और वाई के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था ना, एक्स और वाई के बीच में इसने बॉन्ड बनवा दिया। मैम बट इसकी 4 वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हुई ना। हाँ, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो, क्यों इन्होंने कंप्लीट नहीं दिखाए, क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 ही वैलेंसी थी इसकी, इसका मतलब यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन अटैच होंगे, यस मैम। तो वो इन्होंने हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं दिखाया। अगर यहाँ पे 4 की 4 वैलेंसी शो करते तो यहाँ पे भी 4 की 4 वैलेंसी आपको दिखाते हैं, यस मैम। है ना। आए समझ में, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज एंड लाइएज, 4 एंजाइम्स हमने याद कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, 2 और एंजाइम्स हमारे पास आते हैं, आइसोमरेज। आइसोमरेज तो आप लोग समझ ही सकते हो, आइसोमराइजेशन का काम करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, इनका फॉर्मेशन करा देते। आइसोमर समझते हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। वो करा देंगे, मतलब मॉलिक्यूलर, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे पास C4H6 है, C4H6 को बनाने के अलग अलग तरीके हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वो लाइगेज था, लाइएज था, दिस इज लाइगेज। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में, वो डबल बॉन्ड छोड़ रहा था और वो हाइड्रोलाइसिस भी कर रहा था। लाइगेज क्या काम करता है, लाइगेशन का काम करता है। लाइगेशन का मतलब होता है चिपकाना, ये 2 कंपाउंड्स को आपस में लिंक करने का काम करेगा। लिंकिंग मतलब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। सारे ये एंजाइम्स कैसे होता है? क्या बेटा,
लाइगेज कैसे वर्क करता है? फंक्शंस नहीं करना है, मतलब आपका मैकेनिज्म इनका नहीं करना है कि बॉन्ड कैसे बनवाएगा। मैम जैसे लाइगेज में रिएक्शन था, अच्छा, उसमें लाइगेज कैसे? रिएक्शंस के थ्रू आपको समझाया हुआ था, लेकिन वहां पे मैकेनिज्म नहीं बताया हुआ है ना इन्होंने। आप खुद देखो, हमें सिर्फ एक बेसिक सा बताया कि यहाँ पे क्या करा रहे हैं, इसके बीच में बॉन्ड। अब आप इसका भी कोई एग्जांपल बना सकते हो ऐसे ही करके कि क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन को ज्वाइन करने का काम करता है। जैसे सपोज एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इफ वी हैव CO2, अरे यार एक तो मैं ना लिख नहीं पा रही हूँ, CO2 प्लस H2O को करना आप। मैम CO2 प्लस H2O, इनके बीच मैम में लाइगेशन हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। मैम ये दोबारा समझा दो। देखो लाइगेज वाला ना, लाइगेज का काम होता है दो कंपाउंड्स को आपस में लिंक कराना, जो कि आप लोगों को कल मैं प्रोटीन बनवाने के टाइम पे सिखाऊंगी। प्रोटीन में क्या होता है ना, एक अमाइनो एसिड होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उन दोनों के बीच में वाटर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दो कंपाउंड आपस में लिंक हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल, ये जितनी भी हम रिएक्शंस कराएंगे ना, फैट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। अब वो देख रहे थे ना, फैट का फॉर्मेशन ट्राइग्लिसराइड ऐड कर रहे थे, तो वहां पे ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, दोनों के बीच में लिंक ही तो बनाया था ना हमने। हाइड्रोजन को हटाया, ऑक्सीजन और C डबल बॉन्ड हो गए, तो वहां ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बनाया नहीं बना था। तो वहां पे एंजाइम कौन सा वर्क किया होगा, लाइगेज एंजाइम वर्क किया होगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बना था वहां पे। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। डन एवरीवन? चलो, तो जितना क्रैमिंग वाला पार्ट था ना, वो आई ट्राइड कि आप लोगों को सारा मैं समझा दूं, ये आप लोगों को समझ में आ गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसका मैं आप लोगों को मेनली, कल हम लोग स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनानी सिखाऊंगी, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर, उसको साइकिल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, सेलुलोज के स्ट्रक्चर, उसकी सब यूनिट्स क्या होती है, स्टार्च की सब यूनिट्स क्या होती है, स्टार्च की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वो सारी स्ट्रक्चर्स हम लोग कल बनानी सीखेंगे। ठीक है, तो सुबह की क्लास जो हमारी होगी वो मैक्स 8:30 अनलेस 9 होगी। हाँ हाँ शिवानी, ऑफ कोर्स बेटा, डाउट पूछ सकते हो। आज जितना मैंने पढ़ाया ट्राई करना है इसको याद कर लो, सारे पॉइंट को, क्योंकि जितना याद करने वाला पॉइंट था ना, वो मैंने सब करा दिया आप लोगों को। अब बस समझने वाली चीजें बच गई हैं, एंड वो हम हैंड रिटन सब बनाते चले जाएंगे। हाँ, हर्षित डायग्राम जो मैंने वो पेज दिखाया था ना, एक जिसपे सारे स्ट्रक्चर्स थी, वो वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें अमाइनो एसिड्स वाला पार्ट पूरा। हाँ, ग्राफ एक एंजाइम वाला ग्राफ है, सिर्फ एक एंजाइम वाला ग्राफ है, वो मैं आप लोगों को कराऊंगी एक्टिवेशन एनर्जी का। मैम इसकी रिकॉर्डिंग कब तक? बेटा रिकॉर्डिंग देखो अब मैं फिनिश कर रही हूँ, है ना, कल 12 बजे के बाद वो रिकॉर्डिंग्स अपलोड करते हैं, तो अराउंड